हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन। किन किन का पढ़ना है? हमको पढ़ना है ब्रोंकोडाइलेटर का, एक्सपोटेरेंट का, एंटीटसिव का, म्यूकोलाइटिक का। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों ब्रोंकोडाइलेटर के बारे में और एक्सपोटेरेंट के बारे में। ब्रोंकोडाइलेटर क्या होते हैं उसके बारे में देख लीजिए बिना किसी देरी के। चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले समझिए ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपके चैप्टर का नाम क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आप सबको पता ही होगा, यानी हम लोग सांस ले रहे हैं तो रिस्पायर कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। रिस्पिरेटरी सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रीदिंग के लिए, यानी सांस लेने के लिए। साथ में ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, और जो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी किस हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को, हमारी ऊतक को क्या होता है? ट्रांसफर होता है, पहुंचता है, जिससे वो यूटिलाइज करके क्या बना लेते हैं? एनर्जी बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, और बॉडी से CO2 को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रीदिंग। हम सांस लेते हैं। किसके लिए सांस लेते हैं? ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम ब्रीदिंग करते हैं। और इसी जो भी प्रोसेस में जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम रिस्पायर सिस्टम कहते हैं, और या रिस्पायर ऑर्गन कहते हैं, और इन प्रोसेस को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो एनी डिसऑर्डर अगर करें, कोई भी अगर डिसऑर्डर हो गया रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, मतलब जिस माध्यम से हम सांस ले रहे हैं, अगर उसमें कोई भी अगर दिक्कत हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो लेड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कफ बन जाएगा, एक्सेसिव म्यूकस हो जाएगी, और साथ में ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब है कि अगर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी नॉर्मलिटी हो जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत कब बनेगा? म्यूकस बन जाएगा, और साथ में ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। क्लियर? देखिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए इसे रिलेटेड डिजीज को लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। कहने का मतलब है, हम सबको पता है सांस ही हमारी बॉडी का क्या है? मेन है। अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो हम क्या लाइफ जी पाएंगे? नहीं। तो कहने का यही है कि सांस से जुड़ी हुई प्रक्रिया है या बीमारी है, जिसके कारण इससे जो भी रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं वो क्या होते हैं? जानलेवा हो सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ को ख़त्म करने वाली हो सकती हैं। क्लियर? ड्रग एक्ट ऑन द रिस्पिरेटरी सिस्टम आर यूज टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। करें ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवा जो कि इसको ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीफ दिलाती है, इससे आराम दिलाती है, कंट्रोल कफ को यानी खांसी को कंट्रोल करती है। साथ में लिक्विफाई सेप्टम जो हमारी बॉडी में जो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो म्यूकस बन गया है उसको क्या करेगा? उसको लिक्विफाई करेगा, उसको पतला करेगा, जिससे क्या हो? निकल जाए, जिसको हम कफ जमना भी बोलते हैं। एंड इम्प्रूव एयर पाथवे, और हमारी जो एयर पाथवे है, जो सांस जहाँ से जा रहा है, जिस माध्यम से, जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, उसको क्या करेगा? उसको इम्प्रूव कर देगा, उसकी पोटेंसी बढ़ा देगा, जिससे अच्छे से सांस हमारी बॉडी में क्या हो? एयर हमारी बॉडी में क्या हो? अच्छे से जाए। क्लियर? कह रहे हैं कि दीज ड्रग आर कॉमनली यूज इन अस्थमा। यह किस में यूज किया जाता है? ज़्यादातर अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, COPD में। COPD को इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्लियर? कफ में यूज किया जाएगा इन दवाओं को, और साथ में रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, और कोई भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो उनमें इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। हम स्कोप की बात कर लें इसके। देखिए, इस चैप्टर में हम उन दवाओं को स्टडी करेंगे जो कि क्या करती हो? एयरवे को, यानी जो हमारी ट्रेकिया की जो हमारी एयरवे हो उसे क्या करते हैं? उसे खोलती हूँ, कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस कर देती हूँ, कम कर देती हूँ। थिक सेप्टम, जो मोटा जो सेप्टम बन गया है उसको क्या करेगा? उसको पतला कर देगा, यानी उसको लिक्विफाई कर दें। या म्यूकस एक्सप्लेनेशन, यानी जो म्यूकस है उसे क्या करेंगे? उसे आसानी बनाते हैं, जिससे क्या हो? म्यूकस क्या हो? पतला रहे। क्लियर? और सांस अच्छे से आप ले सकें। मेजर ड्रग ग्रुप्स इंक्लूड, जो अधिक से अधिक जो मेजर ड्रग होते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? हम इस चैप्टर में कौन सा पढ़ने वाले? इस चैप्टर में पढ़ने वाले ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ में पढ़ेंगे एक्सपोटेरेंट। एक्सपोटेरेंट होते हैं सेप्टम इपल्सन, यानी जो सेप्टम होता है, जो म्यूकस जब जमा हुआ है उसको क्या करेंगे? उसको बाहर निकालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हम पढ़ेंगे एंटीटसिव। एंटीटसिव जो ड्राई कफ होता है, यानी जो सूखी खांसी होता है, उसको सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यूकोलाइटिस क्या होता है? थिक स्टिकी म्यूकस जो है उसे लिक्विफाई करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर?
और इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, किस किस बीमारी में ठीक किया जा रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, सीओपीडी में, ड्राई कफ, प्रोटेक्टिव कफ में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसा हमने बोला कि आप लोग को आज के लेक्चर में हम दो कैटेगरी को पढ़ाएंगे। पहला हमारा जो इसमें आता है ब्रोंकोडायलेटर। देखिए ब्रोंकोडायलेटर आर द ड्रग टू यूज रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म, जो कि क्या करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म से हमको आराम दिलाते हैं। एंड वाइडन द ब्रोंकी बाय द रिलैक्सेशन ब्रोंकियल स्मूथ मसल, वो क्या करते हैं, ब्रोंकी स्मूथ मसल्स में क्या करते हैं, वर्क करके ब्रोंकी स्पाज्म को क्या कर देते हैं, रिलीफ दिला देते हैं, जिससे उनकी जो ब्रोंकी होती है वो क्या हो जाती है, चौड़ा हो जाती है, वाइडन हो जाती है। चौड़ा हो जाएगी तो क्या हवा अच्छे से हमारी बॉडी में क्या करेगा, अंदर जा पाएगा। कहते दिस ड्रग आर मेनली यूज्ड इन अस्थमा, यह दवा जो होती है मेनली अस्थमा में, सीओपीडी में, अदर ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज में यूज की जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे में मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जिसमें क्या हो, एयरवे सांस लेने में क्या हो, दिक्कत हो, ऑब्स्ट्रक्टिव हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे बीमारी में भी ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर वे दवाएं होती हैं जो एयरवे को खोलती हैं और सांस लेने में क्या कर देती हैं, आसानी करा देती हैं, जिससे आप सांस अच्छे से ले सकेंगे। कुछ इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें पहला है बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें आते हैं साल्ब्यूटामॉल। मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाला है साल्ब्यूटामॉल और साल्मेट्रॉल, बहुत अधिक देखते हैं यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा साल्ब्यूटामॉल यूज किया जाता है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसमें यूज किया जाएगा टर्ब्यूटिलिन और साथ में फॉर्मेट्रिल यूज किए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे तो मिथाइल जैंथिन्स आते हैं, जिसमें थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन भी बहुत अधिक यूज किया जाता है। इसका इंजेक्शन आता है 10 ml का एम्पूल आता है, उसको लगाया जाता है जो भी पेशेंट को सीवियर सांस लेने में दिक्कत होती है। आगे बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी होते हैं, जैसे प्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। क्लियर। आगे बात करिएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, तो बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो होता है, दिस ड्रग स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यह जो ड्रग होता है इसी को जाके क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, यानी एक्टिवेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर और इंक्रीज CMP लेवल, जैसे CMP लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज CMP लेवल से रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल, जो ब्रोंकियल मसल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकोडाइलेशन एंड इजी ब्रीदिंग, जिससे हमारी ब्रोंकी क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, फैल जाती है, और जिससे आसानी से क्या हो जाएगा, हम ब्रीदिंग कर सकेंगे, आसानी से सांस ले सकेंगे। यानी बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर एयरवे मसल्स को ढीली हो जाती है, जिससे एयरवे क्या हो जाती है, खुल जाती है। क्लियर। आगे बात करेंगे मिथाइल जैंथिन जो थियोफाइलिन की बात करेंगे, तो दिस ड्रग आर इनहिबिट फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, ये क्या करता है, फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। और जो फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो CMP ब्रेकडाउन रुक जाएगा, जिससे CMP ब्रेकडाउन नहीं होगा, और CMP लेवल जब ब्रेकडाउन रुकेगा तो CMP लेवल बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने से ब्रोंकियल स्मूथ मसल से रिलैक्स हो जाएंगी, और वही फिर देखने को मिलेगा जो डायफ्राम की कंट्रैक्टिलिटी है क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाएगी, जिससे उसकी एयरवे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। देखिए इसमें क्या होती है, CMP बढ़ने से ब्रोंकी उसकी फैलती है, जिससे ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्लॉक कर देती है मस्कुरानिक M3 रिसेप्टर इन एयरवे, M3 रिसेप्टर को, मस्कुरानिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है एयर में, और एसिटाइल कोलिन का ब्रोंको कंस्ट्रक्टर इफेक्ट ब्लॉक हो जाता है, जिससे एसिटाइल कोलिन क्या कर देता है, जो कंस्ट्रक्ट करा रहा है, जो ब्रोंकी को कंस्ट्रक्ट कराता था वो अब नहीं करा पाएगा तो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा और म्यूकस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट रुक जाता है, इसलिए एयरवे क्या हो जाती है, इसमें खुल जाती है। क्लियर। आगे हम देखेंगे इसको डोजेस की, तो साल्ब्यूटामॉल देखिए इनहेलर आता है 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम, और उसके बाद थियोफाइलिन 200 से 400 mg पर डे दिया जाएगा। इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड 20 से 40 माइक्रोग्राम 3 से 4 टाइम दिन में दिया जाएगा। इंडिकेशन किस में यूज किया जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा में। कंट्राइंडिकेशन की बात करें कि इसमें दवा को नहीं देना है, कार्डियक अरेस्थीमिया है किसी को नहीं देना है, सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं देना है, पेप्टिक अल्सर किसी को पेट में पेप्टिक यानी क्या उसे पैनक्रियाज में उसके अल्सर है तो उसको दवा नहीं देना है, साथ में हाइपरथायराइड में दवा नहीं देना है। हर प्रॉब्लम और अल्सर वाले पेशेंट में बहुत सावधानी बहुत जरूरी होती है। एक लाइन की बात करें तो ब्रोंकोडायलेटर आर द ड्रग दैट रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, रिलीव कर देते हैं ब्रोंको स्पाज्म को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं।
अगला जो हमारा ड्रग है इसमें क्या एक्सपोटेरेंट। एक्सपोटेरेंट क्या होता है देखिए, एक्सपोटेरेंट आर द ड्रग यूज टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड रिड्यूस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है हम सबको पता है, लिक्विड की फ्लो न करने की टेंडेंसी, यानी कह रहे हैं कि अगर उसमें विस्कोसिटी अधिक है तो उसकी जो फ्लो होगी वो रुकेगी, वो फ्लो नहीं हो पाएगी। अगर कोई लिक्विड पतला है तो अच्छे से फ्लो कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वही कह रहे हैं कि इसकी विस्कोसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा, तो जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से फ्लो करेगा। किसकी बात कर रहे हैं, सेप्टम की बात कर रहे हैं। डेट द म्यूकस कैन बी इजिली एक्सपेल्ड बाय कफिंग। जब खांसते हैं तो म्यूकस जो है इजिली बाहर निकल जाएगा। दिस ड्रग आर कॉमनली यूज्ड इन प्रोटेक्टिव कप। प्रोटेक्टिव कप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सपोर्टेंट वे दवाएं होते हैं जो गाढ़े बलगम उसी को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती हैं, उसे हम एक्सपोर्टेरेंट के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, सैलाइन एक्सपोर्टेरेंट आते हैं, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट। रिफ्लेक्स एक्सपोर्टेरेंट आते हैं, आइपेकोना, स्क्विल। इसको आप फार्माकोगनोसी के अंतर्गत भी पढ़े होंगे, आइपेकोना, स्क्विल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो अगला है क्या, डायरेक्ट एक्टिंग एक्सपोर्टेरेंट है, मिकोलाइटिक, एसिटाइलसिस्टीन और ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन बहुत इस्तेमाल किया जाता है, देखते हैं। साथ में डायरेक्ट एक्टिंग एक्सपोर्टेरेंट जैसे ग्यूनाफेसिन। क्लियर। आगे बात करेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। सैलाइन एक्सपोर्टेरेंट क्या करता है, दिस ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड स्टेटेड ब्रोंकियल एक्सक्रेटेड बाय ब्रोंकियल ग्लैंड। ब्रोंकियल ग्लैंड के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर इसको निकाला जाता है और ये क्या होते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिस इंक्रीज टू वाटर सिक्रेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, वाटर सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वाटर सिक्रेशन हो जाएगा तो सिम्पटम क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और लेस स्टिकी, और बहुत क्या हो जाएंगे, चिपकने वाले नहीं होंगे। और कफिंग बाय प्रोडक्टिव, और जो हम कफ करेंगे वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव के कारण होगा। ब्रोंकियल ग्लैंड्स जैसे पानी जैसा सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे बलगम क्या हो जाएगा, इसमें पतला हो जाएगा। आगे हम बात करें रिफ्लेक्स एक्सपोर्टेरेंट। दिस ड्रग इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा मेडली। यह क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है, इरिटेट करता है, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन होते हैं तो रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ब्रोंकियल ग्लैंड पर बढ़ते हैं और रिजल्ट क्या देखने का मिलता है, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन, जिससे ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। किस कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स है उसमें क्या हो रहा है, इरिटेशन देखने को मिल रहा है। स्टमच में हल्की इरिटेशन से रिफ्लेक्स बनता है और लंग्स में म्यूकस पतला होता है। क्लियर। आगे बात करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एक्सपोर्टेरेंट। दिस ड्रग एक्ट डायरेक्टली ऑन म्यूकस, डायरेक्टली म्यूकस पे काम करता है। द ब्रेक डाउन डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ द म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन की डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है, विस्कोसिटी जिससे कम हो जाती है, इजी एक्सपोर्टेशन देखने को मिलता है। ये ड्रग बलगम की स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, जिससे सेप्टम आसानी से निकल जाता है। क्लियर। डोजेज की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड 300 से 500 mg दिया जाता है 3 से 4 बार। ओरल दिया जाता है ग्यूनाफेंसिन 200 से 400 mg दिन से 4 बार। एसिटाइलसिस्टीन दिया जाता है ओरल या इनहेलर 200 mg 2 से 3 बार दिन में दिया जाता है। इंडिकेशन की बात करें तो यूज किया जाएगा प्रोटेक्टिव कफ में, ब्रोंकाइटिस में, सीओपीडी में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और हम इसका कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ड्राई कफ में नहीं देना है, पेप्टिक अल्सर में नहीं देना, सीवियर गैस्ट्रिक इरिटेशन में नहीं देना है, ड्राई कफ में एक्सपोर्टेरेंट नहीं देना चाहिए। क्लियर। वन लाइन की बात करें इसके तो एक्सपोर्टेरेंट आर द ड्रग दैट इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन हेल्प बाय एक्सप्लोरेशन ऑफ सेप्टम। कह रहे हैं कि एक्सपोर्टेरेंट तो वह दवा होती है जो कि ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं और जो सेप्टम होते हैं उससे बाहर निकालने में मदद करती हैं। क्लियर। तो हमारा जो दो ड्रग था आज के लेक्चर में उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और तब तक आप पढ़ते रहिए।